नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूबी में। दोस्तों, मैं आप हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ। यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल जो इकाई 9 है उसके अंतर्गत जो हमारी निबंध की विधा है, उसमें जो सबसे पहला निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, उसी निबंध को लेके आऊँगी। जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और साथ में निबंध का कुछ संक्षिप्त सार की निबंध में आखिर भारतेंदु जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस निबंधकार जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ है। और ये जो निबंध है दिल्ली दरबार दर्पण, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1877 ईस्वी है। दोस्तों, इससे पहले मैं निबंधों पर क्विक रिवीजन करके एक वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें जो यूजीसी के पाठ्यक्रम में जितने भी निबंध हैं उन सब के जो निबंधकार है उनका जन्म वर्ष और जो निबंध है उसका प्रकाशन वर्ष को आपको कैसे याद रखना है उसमें मैं ट्रिक्स से बता चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि जैसा कि नाम से है कि दिल्ली दरबार, यानी कि एक दरबार है। दरबार मतलब जो होता है कि दरबार में जो राजा महाराजों में जिसमें कि दरबार लगता है, राजा कोई निर्णय सुनाता है, बहुत सारे मंत्री, जैसा हम लोग देखते हैं टीवी सीरियल में या फिल्मों में देखे होंगे दरबार, उसी प्रकार का यहाँ पे भी एक दरबार लगा हुआ है। इसमें जो है, लेकिन यहाँ जो है कि इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उसका राज तिलक होने वाला था। तो उसी पे ये जो पूरा निबंध यहीं पे लिखा गया है और इसमें बहुत ही छोटी छोटी बातों का वर्णन किया गया है। जैसे कि इसमें कोई चबूतरा है, उस चबूतरा को कैसे सजाया गया है, जो राजा सब आए हुए हैं उनकी जो बैठने के लिए जो कुर्सियां हैं उसको कैसे सजाया गया है, ये सब का वर्णन भारतेंदु जी ने यहाँ बहुत बारीकी से किया है। इसीलिए यह निबंध जो है वो वर्णनात्मक निबंध है। तो आइए देख लेते हैं कि दिल्ली दरबार भारत में औपनिवेशिक काल में राजसी दरबार होता था। ये औपनिवेशिक काल जो था, जो अंग्रेज का जो गुलाम जो हमारा भारत था उस समय ये दिल्ली दरबार होता ही था। यह इंग्लैंड के महारानी के राज तिलक की शोभा में सजाया जाता था। इसके बाद है कि ब्रिटिश साम्राज्य के चरम काल में सन 1877 से 1911 के बीच में 3 दिल्ली दरबार लगे थे। यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में हमारे देश में 1877 से लेकर 1911 के बीच 3 दिल्ली दरबार लगे थे। और ये जो वर्णन किया गया है दिल्ली दरबार, यह 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित और राज तिलक करने हेतु लगा था। ये जिसका वर्णन भारतेंदु जी ने इस निबंध में किया है, इस निबंध का जो है वो 1 जनवरी 1877 को लगा है। तो क्यों लगा था? क्यों महारानी जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित और राज तिलक करने हेतु लगा था। तो इसमें जो प्रमुख व्यक्ति हैं देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहले व्यक्ति हो जाते हैं श्रीयुत, जो कि दिल्ली का वायसराय हैं और लोगों से मनोहर रीति पर बातचीत किया करते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि जो श्रीयुत जो वायसराय थे वो बहुत ही अच्छे ढंग से सबसे बात करते थे। यानी कि वो सबको अपने ओर सम्मोहित कर लेते थे। उनका जो बात करने का जो तरीका था, बातचीत करने का, कि वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। उसके बाद एक और है नवाब लुहारू। यह भी एक वक्ता है, परंतु उसी के साथ अंग्रेजी और मुहावरों के भी खूब हाथ पांव तोड़ते हैं। उसके बाद है तथा इसके साथ साथ अरबी और फारसी का एक पद ग्रंथ बनता है तथा श्रीयुत को सुनने की इच्छा रखता है। इसके जो पात्र है, उसके बाद जो है कि महारानी विक्टोरिया, यही तो एक प्रमुख पात्र कि इंग्लैंड की महारानी तथा हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने वाली मुख्य पात्र है। और महारानी तंजौर, जो कि राजा शखारम साहब की पत्नी है। तो अब देख लेते हैं कि जो निबंध का क्या सार है। सबसे पहले कि दिल्ली में प्रथम दरबार लगा हुआ है।
एक दरबार लगा हुआ है, ये मैं पहले ही बता चुकी थी कि दरबार लगा हुआ है और तारीख है 1 जनवरी। और यह दरबार एक बड़े मैदान में नगर से 5 मील पर हुआ था, यानी कि जो दरबार जो लगा हुआ था वो नगर से दूर 5 मील दूर पर यह दरबार लगा हुआ था। इसमें मुसाहिब, सेक्रेटरी लोग, शासन अधिकारी, राजा लोग, मद्रास और बम्बई की गवर्नर, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर देश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदुस्तान के कमांडर इन चीफ, अनेक सरदार, रईस, समाचार पत्रों के संपादक, विदेशी राजपूत तथा बाहरी राज्यों के प्रतिनिधि समाज के लोग इसमें शामिल थे। इसमें बहुत सारे जो लोग थे ये इस दरबार में शामिल हुआ है। तो उसके बाद जब ये शामिल हुआ तो जो हमारे श्रीयुत थे उन्होंने कहा कि महारानी विक्टोरिया के हिंदुस्तान की राज्य राजेश्वरी की पदवी लेने के दौरान श्रीयुत वायसराय ने प्रत्येक राजा को एक झंडा और एक सोने का तमगा देने के साथ साथ महारानी का एक संदेश भी सुनाया। तो जो महारानी का संदेश था कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा तो आपको देखते ही केवल इस बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरखा राजसी घराने का कैसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी सरकार की एक बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रावर्धी और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजेश्वरी की आज्ञानुसार आपको यह तमगा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिनों तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावें जो इस पर छपा है। दोस्तों ये जो निबंध है इसमें लगभग 68 राजा आए हुए थे इसमें भाग लेने के लिए। जो राजेश्वरी जो होने वाला था इसमें भाग लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कैसा सजावट किया गया था जो राजा महाराजा सब आए थे उसके लिए, तो यहाँ पे भी जो भारतेंदु जी ने उन्होंने बहुत ही बारीकी से उन्होंने वर्णन किया है। तो देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने किया है। तो उन्होंने जो सबसे पहले कहा है कि जो जितने भी जो चबूतरा थे, जो चबूतरा एक बड़ा सा चबूतरा था, उस चबूतरे पे सबकी कुर्सियाँ लगी हुई थी। नीले रंग की जो मतलब साटन का जो कपड़ा होता है वो कपड़ा सब लगा हुआ था। और उसके बाद कि जो झंडे थे, जो झंडा जो दिया गया था वो बहुत ही सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे। और पीतल के चमकीले मोटे मोटे दंडों पर राजेश्वरी का एक मुकुट बना था और एक पटरी लगी थी जिस पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा हुआ था। इसके बाद वायसराय ने चबूतरे की सुंदरता तथा उसके छत की तारीफ की। वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ, ऊपर, आगे पीछे कौन कौन था और कैसा था, ये सब का वहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वायसराय के सिंहासन के दोनों तरफ हाईलैंडर लोगों का गार्ड ऑफ ऑनर और बाजे वाले थे और शासन अधिकारी राजाओं के चबूतरे पर जाने के जो रास्ते बाहर की तरफ थे उनके दोनों ओर भी गार्ड ऑफ ऑनर खड़े थे। 11:15 बजे तक दरबारी लोग अपनी अपनी जगहों पर आ गए थे। उसके बाद जो चीफ हेरल्ड जो थे वो राजा के आज्ञा पत्र अंग्रेजी में पढ़ता है तथा उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ा और बाद में 101 तोपों की सलामी दी गई और उसके बाद नेशनल एंथम बजा। और उसके बाद वायसराय ने सबका परिचय कराते हैं कि हे हिंदुस्तान की राजेश्वरी की देसी प्रजा के लोग, आप लोग चाहे जिस जाति या मत के हो, यह निश्चय रखिए कि आप इस देश के प्रबंध में योग्यता के अनुसार अंग्रेजों के साथ भली भांति काम पाने के योग्य हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग इन कृपामय वाक्यों की गुणग्राहकता करेंगे
ईश्वर विक्टोरिया संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की रक्षा करे। इसके बाद श्रीयुत वायसराय ने आज्ञा की और दरबार हो चुका था और अपनी 4 घोड़े की सवार पर बैठकर अपने खेमे को रवाना हो गए। यहाँ जो दरबार लगा हुआ था उसमें यही था कि जो विक्टोरिया थी उसका राज्य, उसको भारत की राजराजेश्वरी घोषित किया गया। तो कैसे घोषित किया गया, पूरे जो निबंध है उसमें यही दिखाया गया है कि उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारे भारतेंदु जी हैं वो अंग्रेज़ों के कुछ काम से ज़्यादा अपनी प्रभावित हो गए थे, जैसे कि समाज में छुआछूत, जाति पाति ये सब नहीं था। तो भारतेंदु जी को लगता था कि अंग्रेज़ों में ये प्रथा है ही नहीं और हमारे भारत में ये प्रथा है, तो ये अंग्रेज़ों को बहुत अच्छा समझने लगे थे कि उनमें ये प्रथा नहीं है और हमारे में ये जो जाति पाति का जो छुआछूत वाला प्रथा भारतेंदु जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो इस पूरे निबंध में उन्होंने यही रखा है। दोस्तों, जब भी हम कोई निबंध या फिर नाटक या कहानी या उपन्यास की जो विधा है जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल है, हमें उसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय है तो आप उसे पूरा पढ़ें, अगर आपके पास समय नहीं है तो जो सबसे पहले जो निबंध है, निबंध में देख लीजिए कि क्या खास है, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उस निबंध में, और साथ ही साथ जो लेखक है उनके जो जन्म वर्ष है और जो निबंध है उसके प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके साथ साथ जो उपन्यास और जो नाटक की विधा है उसमें आपको प्रमुख पात्र को जानना होगा, उस विषय क्या है, और साथ ही जो लेखक है उनके जन्म वर्ष और जो रचना है उसके प्रकाशन वर्ष को आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, बहुत सारे मतलब कि 80 से 90% आपके प्रश्न इसी से बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरा ये आज का प्रयास कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आगे आप इसी प्रकार निबंधों की जो पूरी यूनिट है इसी प्रकार पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।